अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स क्लास 10th। बेटा मैं हूं हमज़ा मुनव्वर और आप देख रहे हैं हमज़ा मुनव्वर फ़िज़िक्स यूट्यूब चैनल। बेटा अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं या पहली दफ़ा विज़िट कर रहे हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। आज बेटा हम शुरू करने जा रहे हैं फ़िज़िक्स 10th क्लास चैप्टर नंबर फर्स्ट। इसका जो चैप्टर है यूनिट है वो 10 है, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। इसमें बेटा हम सिंपल हार्मोनिक मोशन और वेव्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए इसको हम पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं डिटेल के साथ। बेटा क्लास 10 चैप्टर नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये हमारा आज का टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक हमारे पास यही है। सिंपल बेटा कहते हैं सादा हार्मोनिक मोशन, इसको मैं थोड़ा सा डिटेल के साथ बताना चाहूँगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन बेटा क्या है, पहले हार्मोनिक मोशन के बारे में थोड़ा सा डील करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। बेटा आपके पास जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है ये दो मोशन से रिलेटेड है। पहली वाइब्रेटरी मोशन आपके पास और दूसरा ओसिलेटरी मोशन। अब वाइब्रेटरी मोशन या ओसिलेटरी मोशन ये क्या होते हैं बेटा, जब बॉडी ट्रू एंड फ्रो मोशन करे। ट्रू एंड फ्रो मोशन का मतलब होता है बॉडी एक फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द मूव करे या आगे पीछे मूव करे, या इसको हम वर्ड और भी यूज़ करते हैं बैक एंड फोर्थ। बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन और ओसिलेटरी मोशन। बेटा ये दोनों ही सेम है और इस लिहाज से हार्मोनिक मोशन भी सेम कंसीडर होते हैं। सिर्फ इसमें एक डिफरेंस होता है हार्मोनिक मोशन में, वो क्या होता है इसमें ये होता है, मैं एग्जांपल से आपको बताना चाहूँगा। लेट्स सपोज आपके पास एक बॉडी है, एक ब्लॉक है, आपने उसको रेस्ट पे रखा हुआ है, मूव नहीं करवा रहे आप। बेटा जब कोई बॉडी रेस्ट पे होना उसकी जो पोजीशन होती है उसको कहते हैं मीन पोजीशन, ठीक है, मीन पोजीशन। लेट्स सपोज इस बॉडी को मैं मूव करके मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ ए पॉइंट, और इसकी जो पोजीशन है यहाँ पे ये बेटा एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक है, इसको हम कहेंगे एक्सट्रीम पोजीशन, इसको नाम दिया जाता है। जब मैं बॉडी को यहाँ पे लेके आऊँगा बेटा तो वो क्या करेगी, वो जहाँ पे जब इसको मैं छोड़ दूँगा तो वो यहाँ से इस तरफ मूव करना शुरू कर देगी। जब वो यहाँ पे पहुँचेगी अपनी मीन पोजीशन पे, वो यहाँ पे अपने इनर्शिया की वजह से नहीं रुकेगी, वो इस तरफ मूव कर जाएगी ऐसे। यहाँ पे मैं बना लेता हूँ फर्जी तौर पर, ये बी पॉइंट है यहाँ पे, वो फिर यहाँ से जब वो आएगी फिर वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ वापस मूव करेगी। इसको मैं कहता हूँ एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। क्या होगा बेटा कि जो बॉडी होगी, जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट रखा होगा, वो इन एक्सट्रीम पोजीशन पे मूव करेगा बार बार, लेकिन वो मीन से होकर जाएगा, मीन से गुजर कर वो अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे मूव करेगा। जैसे झूला होता है बच्चों का, जिसे पिंग कहते हैं पंजाबी में, बेटा वो क्या करता है एक मीन पोजीशन के इर्द गिर्द मूव कर होता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में सिर्फ ये डिफरेंस है कि यहाँ पे बॉडी अपने मीन पोजीशन के इर्द गिर्द या आगे पीछे मूव करती है। कोई भी बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, वो अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द यानी अपने मीन और एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान मूव करता है, मीन और एक्सट्रीम पोजीशन के। अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है। सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर, सिंपल हार्मोनिक मोशन तब होती है जब नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। यहाँ तक मैं एक्सप्लेन कर दूँ फॉर मीन पोजीशन। कहता है कि व्हेन नेट फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। बेटा याद रखिएगा
जहाँ ये बॉडी ना, मैं इसको जितनी ज़्यादा फोर्स लगाकर दूर लेके जाऊँगा ना, उतना ही ज़्यादा ये डिस्टेंस कवर करेगी। ज़ाहिर सी बात है, मैं जितना ज़्यादा फोर्स लगा रहा हूँ इस बॉडी पे, उतने ज़्यादा ये दूर जाती जाएगी। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि वो ज़्यादा फासला कवर नहीं करेगी, क्योंकि वो जो डिस्टेंस है, वो जो रस्सी है, जो आपने स्प्रिंग है, कोई भी चीज़ जो बांधी हुई है, वो टूट जाएगा अगर ज़्यादा फोर्स लगाएंगे। तो लिमिट के अंदर रहते हुए आप क्या करें कि आप उस बॉडी पे फोर्स लगाते जाएं, आप देखेंगे उसके डिस्प्लेसमेंट क्या होता जाएगा, इजाफा होता जाएगा, वो मूव करता जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है, एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड दी मीन पोजीशन। और बेटा इसकी कोशिश होती है कि ये हमेशा अपनी मीन पोजीशन की तरफ आए, क्योंकि आप यहाँ से छोड़ेंगे फिर भी यहाँ पे आएगी, अगर ये आप छोड़ेंगे फिर भी यहाँ से आएगी। तो आहिस्ता 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 फिर होते हुए अपनी मीन पोजीशन पे आके ये रुक जाएगी। तो दो बातें यहाँ पर इसने की है, एक फोर्स डायरेक्टली पोजिशन होती है डिस्प्लेसमेंट के, वही बात मैंने की कि जितनी ज़्यादा फोर्स लगेंगे उतनी ज़्यादा ये दूर जाएगा। और दूसरा इसकी डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन, इसकी कोशिश होती है कि मैं अपनी मीन पोजीशन की तरफ ही रहूँ। मीन में यहाँ पे लिखा भी हुआ है एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। एक्स से मुराद यहाँ पे बेटा डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, कि अगर ज़्यादा फोर्स होगी तो ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा, अगर कम फोर्स होगी तो कम डिस्प्लेसमेंट होगा। इसकी बेटा आपकी जो बुक पे सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझने के लिए जो एग्जांपल उन्होंने दिए हैं वो 3 एग्जांपल हैं। मैस स्प्रिंग सिस्टम, यानी कि एक स्प्रिंग होगा आपके पास, उसके साथ आपने मैस को अटैच किया होगा। दूसरा बॉल एंड बाउल सिस्टम, ये भी आप पढ़ेंगे। उसके बाद होगा सिंपल पेंडुलम सिस्टम, ये भी आप डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मैस स्प्रिंग सिस्टम। इसको देखते हैं, इसको स्टडी करते हैं। तो लेट्स सपोज बेटा हम स्टडी करते हैं इसको, मैस अटैच टू द स्प्रिंग। बट इसमें देखते हैं हमारे पास में एक ये हमने कुछ सपोर्ट ले ली, इसके साथ हमने एक स्प्रिंग को अटैच कर दिया और हमने इसको एक मैस के साथ बांध दिया। कोई भी मैस इसका हो सकता है। ये एक सिरा हमने इसको किसी सपोर्ट के साथ बांध दिया, किसी दीवार के साथ बांध दिया, और एक सिरा हमने एक मैस बांध दिया, जिसका मैस कोई भी हो सकता है। वो 5 kg भी हो सकता है, वो 1 kg भी हो सकता है, वो 2 kg भी हो सकता है। लेट्स सपोज कोई भी आप रख लें बेटा। इसकी जो अभी इसकी जो पोजीशन है, जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है, क्योंकि ये अभी अपनी मेन पोजीशन में कोई डिस्टेंस इसने कवर नहीं किया। मैं इसे कह सकता हूँ कि अभी ये जो पोजीशन है इसकी ये ए है, ठीक है, और इस पोजीशन का नाम है मीन पोजीशन। अब क्या होता है, आप इस बॉडी पे क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, इस तरफ फोर्स लगाते हैं, तो क्या होगा कि जो स्प्रिंग होगा ये खुल जाएगा, ये आगे मूव करेगा ऐसे, कोई ना कोई मैस। मीन इसकी जो मीन पोजीशन थी वो ये थी, इसकी मीन पोजीशन। इसने यहाँ पे आ गया, अब ये इसको मैं कहता हूँ ये कि बी पॉइंट पे आ गया। ये दूसरे लफ्ज़ों में मैं इसे कहता हूँ एक्सट्रीम पोजीशन पे ये आ गया, और इसने कोई ना कोई डिस्टेंस कवर कर लिया। वो डिस्टेंस कोई भी हो सकता है, 2 मीटर कह लें, 3 मीटर कह लें, वो डिपेंड करता है। मैं इसे एक्स का नाम दे देता हूँ कि इसने कोई ना कोई डिस्टेंस कवर कर लेता है, एक्स बार कर लेता है ये डिस्टेंस। फोर्स लगी, इसने कोई ना कोई डिस्टेंस इतना कवर किया, क्योंकि यहाँ पे बॉडी थी और यहाँ पे देखें अगर लाइन लगाएं तो इसकी मीन पोजीशन ये वाली बनती है, तो इसने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया, ये वाला डिस्टेंस। अब क्या होगा कि यहाँ से जब बॉडी आप इसको मूव करेंगे, यहाँ से फोर्स, जब बेटा आप यहाँ से बॉडी को यहाँ पे ले गए, इसके अंदर एक फोर्स स्टोर हो गई है, उस फोर्स को बेटा नाम दिया जाता है री स्टोरिंग फोर्स, जो इस बॉडी को, इस ऑब्जेक्ट को दोबारा अपनी वस्ती पोजीशन पे, अपनी मीन पोजीशन पे ले गए। जब इसको मैं छोड़ूंगा बेटा तो क्या होगा कि ये जब कंप्रेस हो जाएगा स्प्रिंग ऐसे, यानी कि अपनी मीन पोजीशन की तरफ मूव करेगा, अपनी मीन पोजीशन की तरफ आएगा। तो फिर भी यहाँ पे इसकी जो मीन पोजीशन है वो यहाँ पे बनती है। अब इसने जो डिस्टेंस कवर किया वो इस तरफ किया, तो मैं कहता हूँ ये एक्स जो डिस्टेंस इसने नेगेटिव बार की है, इसका हम कह लेते हैं सी पॉइंट, कोई पॉइंट कह लें आप। मीन्स अगर आप बेटा देखें, पहले बॉडी मीन पोजीशन पे थी, फिर वो फॉरवर्ड मूव किया, इसने डिस्टेंस कवर किया, थोड़ा किया, ज़्यादा किया, वो डिपेंड करता है आपकी फोर्स पे, कितनी फोर्स आपने खींचा। फिर आप उसको छोड़ा, फिर वो अपनी मीन पोजीशन तरफ बैकवर्ड आई। पहले वो मीन पोजीशन पे थी, फिर वो
फॉरवर्ड गई फिर वो डाउनवर्ड गई, यानी कि अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द बेटा वो क्या कर रही है, वाइब्रेट कर रही है अपनी मीन पोजीशन की तरफ। अगर यहाँ से मैं इसकी अगर इक्वेशन बनाना चाहूँ, अगर आपको बताना चाहूँ तो बेटा क्या होगा कि फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। इवन है कि जितनी ज़्यादा फोर्स लगाई उतनी ज़्यादा उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया। यहाँ से आप देख सकते हैं ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर होगा। अब ये प्रोपोर्शनलिटी का बेटा साइन होता है, इसकी जगह कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना होता है हमने, तो वो जिसने एक्सपेरिमेंट किया होता है वो हमें यहाँ पे वो कांस्टेंट भी देता है। इस इक्वेशन को बेटा हुक्स लॉ भी कहते हैं, हुक्स लॉ भी इसको नाम दिया जाता है। अब हुक्स लॉ क्या है, ये बेटा शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके पेपर्स में आता होता है। हुक्स लॉ कहते हैं जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ही ज़्यादा वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कवर होगा। ये तो हमारी आम ऑब्जर्वेशन भी है, हम यहाँ पे यही चीज़ कह रहे हैं। तो ये सबसे पहले हुक्स लॉ ने बताया था कि बेटा फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन बेटा इसके साथ ना यहाँ पे नेगेटिव साइन भी आता है। ये नेगेटिव साइन हमें ये बताता है रीस्टोरिंग फोर्स इन उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट। ये नेगेटिव साइन हमें ये बताता है कि बॉडी जो थी वो पहले फॉरवर्ड गई थी फिर वो बैकवर्ड भी मूव करके आई है। तो आइए इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। अब देख लेते हैं बेटा हमारे पास क्या था कि फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव साइन ऑफ एक्स। यहाँ पे हमने इसको ख़त्म करना है और कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना है, तो वो यहाँ पे हमें जो हमारे पास कांस्टेंट है वो बेटा के है। के नेगेटिव साइन शुरू में आ गया तो ये हमारे पास, यहाँ से अगर हमने के की वैल्यू निकालनी हो तो क्या होगा कि ये यहाँ पे इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा। तो एफ ओवर एक्स, यहाँ पे माइनस यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं तो आ जाएगा के की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब यहाँ पे बेटा मैं बताना चाहूँगा सेकंड न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, ठीक है। ये सेकंड न्यूटन लॉ आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन भी पैदा होता है इसमें, इस फिनोमेना में। कैसे देखें ज़रा बेटा, जब आप फोर्स लगाते हैं ना किसी बॉडी पे, फोर्स लगाते हैं तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आ जाता है। जब वेलोसिटी में चेंज आए विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वहाँ पे एक्सेलरेशन पैदा हो जाता है। आपने यहाँ पे फोर्स लगाई नहीं इसको फॉरवर्ड कर खींचने के लिए, तो क्या हुआ जब फोर्स लगी तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आ गया। पहले 0 पे थी फिर कोई ना कोई डिस्टेंस ने कवर किया, तो इसकी वेलोसिटी में जब चेंज आया ना बेटा तो वहाँ पे टाइम भी कंज्यूम हुआ और उस फोर्स लगने की वजह से जब वेलोसिटी में चेंज आया तो वहाँ पे एक्सेलरेशन पैदा हो गया। तो जो एक्सेलरेशन की वैल्यू जो फोर्स भी साथ मैस हो तो वो हमारे पास सेकंड न्यूटन लॉ है। हम क्या करते हैं, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन 2 का नाम और इस इक्वेशन को हम नाम ले लेते हैं इक्वेशन 1 का नाम। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करते हैं। f इज़ इक्वल टू माइनस के एक्स और f इज़ इक्वल टू एम ए। तो ये तो कट जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि ये सेम है, तो आ जाएगी माइनस के एक्स इज़ इक्वल टू एम ए। यहाँ से बेटा हमने रिलेशन देखना है एक्सेलरेशन का और डिस्प्लेसमेंट का, इसका और इसका रिलेशन देखना है। हम क्या करते हैं, ये मैस बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आ जाएगा माइनस के ओवर एम मल्टीप्लाई एक्स ए। अब ये देखिए आपके पास जो के है ये भी एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू है क्योंकि हमने प्रोपोर्शनली को ख़त्म करके कांस्टेंट ये लगाया था। और मैस ये भी बेटा कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, ये देखें यहाँ पे मैस आपका अगर 1 kg का तो यहाँ भी 1 kg का ही रहना है और यहाँ पे 1 kg का रहने से चेंज नहीं होना। तो मैस भी लिहाजा कांस्टेंट है आपका और ये जो के तो ये पहले ही कांस्टेंट है। तो ये इसको ख़त्म करके हम और ये तो फिर हम इसके दरम्यान प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा सकते हैं कि A इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी डिस्प्लेसमेंट। हमने अगर देखने यहाँ पे इसको ख़त्म किया तो हमने क्या लगाया था, इक्वल लगाया था, ये इक्वल का साइन लगाया था और के लगाया था। तो दोबारा हमने इसको अगर इस फॉर्म में लिखना हो तो इक्वल का साइन और के को ख़त्म करके हम ये लिख सकते हैं। तो इसी तरह बेटा यहाँ पे अगर आप देखें
तो इक्वल का साइन ख़त्म किया और ये दोनों कांस्टेंट को मैंने ख़त्म किया, तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा दिया। यहाँ से ये रिप्रेजेंट हो रहा है कि एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी डिस्प्लेसमेंट। जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर करेंगे उतनी ज़्यादा वेलोसिटी में चेंज आएगी, और जितनी ज़्यादा वेलोसिटी में चेंज आएगी उतना ज़्यादा वहाँ पे एक्सेलरेशन पैदा होती है। ये तो बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन की ये इक्वेशन है ये। तो ये था बेटा आपका टॉपिक। आई होप आपको समझ आ गई होगी। मैं बुक से आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, थोड़ा सा गाइड करता हूँ आपने क्या क्या याद करना है। बेटा ये जो डेफिनेशन है इसके शुरू में जो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये बेटा वाइब्रेटरी मोशन की डेफिनेशन है और ऑसिलेशन की डेफिनेशन है। फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन पे आ जाए, यहाँ पे मैस अटैच टू दी स्प्रिंग सिस्टम। यहाँ से बेटा आपने क्या करना है, ये शुरू से लेकर आपने यहाँ से ये सारा आपने इसको डिटेल से पढ़ना, आपको समझ भी आएगी और आप आई होप आप इसे कवर भी करेंगे। तो ये बेटा आपने डायग्राम भी बनानी जो मैंने बताया, ये इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन है ये सारी। और बेटा जो एक्सप्लेनेशन में लिखना है, ये बेटा रिस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन है। मैंने एक्सप्लेनेशन जो मैंने बताई है बेटा, जो आपको यहाँ से लेकर ये सारी की सारी एक्सप्लेनेशन है कि बॉडी इनिशियली मैस वो रेस्ट पे होता है, फिर वो ए पोजीशन पे जाता है, फिर वहाँ पे वो रुकता नहीं अपनी इनर्शिया की वजह से, फिर वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आता है, फिर वो बी पॉइंट पे जाता है। इस तरह वो अपनी मोशन को दोहराता रहता है। तो ये सारी यहाँ से लेकर ये सारी की सारी उसने उसकी मोशन को डिस्क्राइब किया हुआ जो मैंने एक्सप्लेन किया। अब आप इस वर्डिंग को एक दफ़ा आपने पढ़ना है, समझना है, आप अपनी वर्डिंग में भी इसे लिख सकते हैं। और यहाँ से ये और फिर इसका टाइम पीरियड फाइंड करने का बेटा फार्मूला ये है, ये डायरेक्ट आपकी बुक पे उन्होंने मेंशन किया और इसकी कोई डेरिवेशन नहीं है। तो आपने ये याद करना T=2πm/k√। तो ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक। और ये बेटा एक लॉन्ग सवाल है, एक लॉन्ग क्वेश्चन है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आता भी है, मोस्टली ये पेपर में आया हुआ है। इसे अच्छी तरह आपने करना है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी जहाँ से कोई इक्वेशन कोई डेफिनेशन ना समझ आई हो तो आप कमेंट्स के थ्रू हमें बता सकते हैं। लास्ट में बेटा ये रिस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन है, ये आपने लाजमी करनी है। ऐसी फोर्स जो बॉडी को पुश करती है अपनी ओरिजिनल पोजीशन की वजह से, ओरिजिनल पोजीशन की तरफ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।